नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषतः उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। सर्वाधिक प्रश्न इसी पुस्तक में से पूछे जाते हैं, तो यह परीक्षा उपयोगी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी के अंतर्गत हमने आधुनिक काल के तीनों खंडों को पढ़ा। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान गद्य विधाओं का। अब हम पद्य भाग में प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान पढ़ चुके हैं। तृतीय उत्थान को लिखते समय शुक्ल जी ने परिचय के रूप में प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान पद्य भाग का, अर्थात कविता का प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो विशेषताएं रही, जो प्रवृत्तियां रही, उनके विषय में संक्षिप्त परिचय देते हुए यह बताया है कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जिनसे एक नए तरीके की साहित्य की प्रवृत्तियां हमें लक्षित हुई, यानी साहित्य में नई प्रवृत्तियां लक्षित होने लगी। कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका का भी उसमें योगदान था। भारतेंदु मंडल के कवियों का क्या योगदान रहा, और द्विवेदी युग के जो बाहर के कवि रहे जिन पे द्विवेदी जी का प्रभाव नहीं रहा, उन्होंने किस तरीके की काव्य रचना करी, इन सब का, और जो पाश्चात्य साहित्य है, बांग्ला का साहित्य, उन सब का हमारे हिंदी साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा, यह सब कुछ शुक्ल जी ने बड़े विस्तार से हमें समझाया। अब हम तृतीय उत्थान की तरफ, अर्थात छायावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि वर्तमान काल के हिसाब से इन टॉपिकों के प्रकरण को छांटें तो उसको छायावाद हम कहेंगे। अब द्विवेदी जी ने ये महत्वपूर्ण काम किया कि लोगों को प्रेरित किया कि अब नायिका वर्णन, श्रृंगार वर्णन, ये सब कुछ बहुत हो चुका, अब इसे छोड़िए, अब कुछ नए वर्ण विषय हमें ढूंढने होंगे, कुछ नया लिखना होगा। तो इसी के आधार पर उन्होंने कहा, द्विवेदी जी ने जो कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कहा, जो बार बार वो नयापन लाने का इच्छुक रहे साहित्य में, उस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण लाइनें कही हैं वो हम पढ़ते हैं। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी ये लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता सवैये दोहे सोरठे लिखने से बाज नहीं आते। अर्थात द्विवेदी जी ये चाहते हैं कि अब साहित्य इन सबसे मुक्त होकर, या मतलब प्रभाव रहे इनका, लेकिन कुछ नयापन उसमें हो, कुछ अलग लिखा जाए। कब तक लोग यही सब चीजें पढ़ते रहेंगे? और इसका व्यापक प्रभाव भी हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत लोगों ने अलग अलग वर्ण विषयों को छूने की कोशिश की, बहुत से उसमें सफल रहे, बहुत से असफल रहे, और बहुत से बात के परवर्ती लेखकों ने इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर एक श्रेष्ठ काव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए, बात की बहुत अच्छी रचना है। उसके बाद जब प्रेमचंद युग आया, है ना, निबंधों के दौर में शुक्ल का युग आया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निबंध है शुक्ल के, ठीक है। और जितने भी प्रसिद्ध निबंध हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में लगे हों, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि पुस्तक निबंध संग्रह नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें उपलब्ध है, आप उनको थोड़ा सा जरूर पढ़िए, ठीक है। आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, एक ना एक निबंध निश्चित तौर पर आपके सिलेबस में उसमें से होगा ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पूर्ववर्ती लेखकों से प्रेरणा लेकर बाद के लेखक और उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, ठीक है। उन्हें एक नया रास्ता मिल जाता है, ठीक है। इस विषय पे बहुत कुछ लिखा जा चुका, अब हमें इस पे थोड़ा कम ध्यान देना, कुछ नया हम सोचें। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए, और बहुत से कवि कविता सवैये लिखने से बाज आकर, है ना, न लिखकर क्या लिख रहे हैं, बाज आकर, एक सेकंड, ये एक शब्द छूट गया है, अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में, अब ये द्वितीय उत्थान के विषय में हमें, जैसा मैंने कहा कि तृतीय उत्थान को शुरू करने से पहले शुक्ल जी एक संक्षिप्त परिचय हमें प्रथम और द्वितीय उत्थान का दे रहे हैं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्यतर प्रकृति को कभी लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। मनुष्यतर प्रकृति, ये जो शब्द है छायावाद से आप इसको जोड़कर देखें, पर ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही दिखाकर उन्होंने संतोष किया। यानी प्रकृति के बाह्य रूप को ही केवल देखा, प्रकृति की सुंदरता को देखा, है ना। पंत की आप पढ़िए, नौका विहार पढ़िए, रात्रि को पढ़िए ना, रात्रि का जो वर्णन है सुंदर वो पढ़िए, जयशंकर प्रसाद की में सुबह के सुंदर वर्णन पढ़िए, ठीक है।
चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित ना हुआ। हम प्रकृति के चिर साहचर्य में रहते, प्रकृति से कभी दूर तो नहीं रहते, इसीलिए यहाँ पर शुक्ल जी लिखते हैं कि उनके प्रति चिर साहचर्य से प्रति उनके प्रति हमारा राग अर्थात प्रेम कहीं भी व्यंजित नहीं हुआ। प्रकृति के बाहरी रूप और उस पे ही अटके रह गए कवि लोग। जैसा कि हमने रीतिकाल के अंतर्गत देखा ना कि क्या वर्णन था, नायिका के केवल बाहरी सौंदर्य का ही तो वर्णन था, नायिका के मन में तो कोई नहीं पहुंच पाया ना। मन का वर्णन कहीं आपने पढ़ा कि कोई रानी ऐसा सोचती थी, कोई राजकुमारी के अंदर ये भाव थे, नहीं। उसके इस शरीर के इस अंग की शोभा ऐसी थी, उसके हाथ ऐसे थे, उसके होंठ ऐसे थे, उसकी आंखें ऐसी थी, ये वो सिर से लेके नक्सिक वर्णन, नक्शे नाखून से लेके शिखार था चोटी तक का वर्णन में एक एक अंग के वर्णन के ऊपर अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, अलग शतक केवल बालों की महिमा पे लिख डाला गया। तो यानी जिस प्रकार रीतिकाल में नायिका के केवल रूप रंग पर ध्यान रहा, बाहरी रूप पर ध्यान रखा, मन तक कवि की पहुंच नहीं हो पाई, उसी प्रकार छायावाद के अंतर्गत शुक्ल जी का मानना है कि प्रकृति के सुखद सजीले और सुहावने रूप पर ही दृष्टिपात रही, उसके व्यापार कैसे चलते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप प्रकृति में, यानी जो बाहरी परिवर्तन जो हो रहा है प्रकृति में उस सब पे तो दृष्टि गई है, किंतु चिर साहचर्य से उत्पन्न उसके प्रति हमारा राग व्यंजित नहीं हुआ। ठीक है, उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उसके प्राकृतिक स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। यानी उस सब का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो नाना, ठीक है आप प्रकृति का वर्णन कर रहे हो, उसके विभिन्न रूपों का, जो सुबह हुई तो सुबह का वर्णन तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस तरीके का वर्णन नहीं है। जैसे सरल शब्दों में आपको समझाऊं कि सुबह हुई तो कृषक लोगों ने हल उठाया, खेती करने के लिए ग्राम बधुएं अपना जो कार्य है उसके लिए उठ खड़ी हुई, इस तरीके का वर्णन छायावाद में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी मानवीय वर्णन नहीं है, ऊपर ही हम लाइन पढ़े हैं मनुष्यतर, मनुष्य से इतर प्रकृति का वर्णन है, उस प्रकृति का। और इस नीचे वाली लाइन में वो क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक जीव मनुष्य, उनके बीच, इन सब वर्णनों के बीच मनुष्य जीवन को रखकर उसके प्राकृतिक स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई है कि प्रकृति का असर मनुष्य पर कैसा हो रहा, उस पर दृष्टि नहीं डाली गई है। रहस्यमयी सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। कि कोई रहस्यमयी सत्ता के अक्षर प्रचार के भीतर व्यंजित भाव और मार्मिक तथ्यों, अच्छा रहस्य की कविता तो मिलती है, रहस्यात्मक तो भाव तो है, रहस्य का भाव तो है, रहस्यात्मकता से युक्त कविता तो की है, लेकिन उसके माध्यम से किसी मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव नहीं देखने को आया। यानी उस सत्ता को, उस रहस्यमयी सत्ता के से का जो वर्णन है उससे कोई मार्मिक तथ्य निकल के आया हो, उसका कोई प्रत्यक्षीकरण किया हो, इस संबंध में कवि की दृष्टि नहीं गई। यानी वर्णन जो है वो स्थूल स्थूल का है, अंदर जो अंदर भीतरी वर्णन है, गहराई तक पहुंच नहीं हुई, केवल बाह्य रूप का वर्णन है शुक्ल जी के अनुसार। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहां तक हमारा ज्ञान पहुंचा है वहां तक हृदय को भी पहुंचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, पर नहीं हुआ, ना हुआ, किंतु हुआ नहीं। ठीक है, नई नई वैज्ञानिक खोजें हुई, नए नए विषय निकल के आए, नए नए तथ्य निकल के आए, ठीक है, वहां तक दृष्टि जहां तक हमारी गई, जहां तक ज्ञान पहुंचा वहां तक हृदय नहीं पहुंचा। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा रहा। ध्यान किस पर रहा, ध्यान बोली पर रहा कि हमें रचना खड़ी बोली में करनी है। ठीक है, हमें रचना खड़ी बोली में करनी है, तो सारा जो कुछ लिखना है उसको खड़ी बोली में कैसे सुंदर से सुंदर लिख दिया जाए, कैसे सुंदर से सुंदर कविता लिखी जाए, कैसे खड़ी बोली के सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके कविता में थोड़ा अच्छापन, उक्ति वैचित्र्य, थोड़ा सा मतलब अच्छी कविता लिखी जाए, ये कह सकते हैं। इस पर तो ध्यान रहा, पद्यों में ढालने पर ध्यान रहा और इसी पर ही पूरा ध्यान रहा। ठीक है, उसकी कुछ शॉर्ट में समझे तो लोक हित के रूप में कुछ उससे हित नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, बस सुंदर सुंदर पद्य लिखने में ही ध्यान रहा, ये मानना है शुक्ल जी का। तो यहाँ तक हमारा द्वितीय उत्थान हो गया। अब तृतीय उत्थान की हम बात करेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, जो नए विद्यार्थी चैनल पे पहली बार हैं अथवा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और शुक्ल की पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप चेक करिए। किसी दिन किसी कारणवश यदि वीडियो नहीं आ पाता है
तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पुस्तकें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो पुस्तकें मेरे पास हैं अथवा मैं उपलब्ध करवा सकती हूँ वो पूरी पुस्तक आपके लिए उपलब्ध करवाऊँ चैनल पे, ताकि आपको अधिक पुस्तकें खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो जिस दिन मैं शुक्ल वाला वीडियो न डाल पाऊँ उस दिन आपको करना क्या है कि शुक्ल के जो पुस्तक के पुराने वीडियोज़ हैं आदिकाल से शुरू कर दीजिए पुनः, ठीक है। लगभग 50-60 वीडियोज़ में पूरी पुस्तक हमारी हो पाएगी। उस हिसाब से देखें तो अगर आप दिन में 2 वीडियोज़ देखते हैं तो 1 महीने के बाद पुनः पहले वाले वीडियो का नंबर आ जाना चाहिए, और आज जाना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तब आप इस पुस्तक का जो मर्म है उसे समझ पाएंगे और आपके इंटरव्यू तक की बेहतर तैयारी हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन एक बार में ये नहीं होगा तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, आपके जो भी अन्य सिलेबस में सामग्री लगी हुई है वो सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बस ज़रूरत यह है कि आज आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत आप प्लेलिस्ट चेक करें वीडियो को पूरा देखने के बाद, और वहाँ से अपना सिलेबस उठा लें और उसमें जो भी कहानी वगैरह जो भी लगी हुई हैं वो सभी देख लें। अब बात है नेट, जो हिंदी से नेट जेआरएफ दे रहे हैं उनके लिए सभी प्लेलिस्ट पूरी देखना आवश्यक है। वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छोड़नी है। जो कहानियाँ हैं वो भले ही आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन यही सच है यही सच है, पर्दा, बादलों के घेरे, एक और जिंदगी और जोक, ये सब कहानियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी भी लेटेस्ट जो 2020 वाला पेपर है उसमें भी कहानियां जो दी हुई हैं उससे बाहर जाके प्रश्न पूछे हैं। तो सब कुछ पढ़ना है। नेट जेआरएफ वालों के लिए कुछ भी ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि चैनल की शुरुआत ही मैंने नेट जेआरएफ क्लियर कराने के उद्देश्य से की थी, लेकिन हाँ जैसे जैसे विद्यार्थी कहते हैं ना, जैसे जैसे साथी जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है उसमें भी मैं चेक ये करती हूँ कि कितना ज़्यादा आपके नेट से यदि आपका सिलेबस मैच करता है तो वो मैं आपको करवा दूँ। जैसे हिंदी साहित्य का जैसे बात करें तो इसकी तैयारी मैं आपको शुक्ल की पुस्तक से भी करा रही हूँ और सरल इतिहास भी मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में बन जाएगा। तो जो कॉमन फैक्टर है उनको आप एक जगह से कर लीजिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम समाप्ति की ओर ही हैं। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। देश प्रेम की भावना का स्फुरण, अंकुरण कहाँ हुआ था? बीज का, जैसे मैंने कहा था एक छोटी सी बालक का जैसे जन्म हो रहा है भारतेंदु काल में, तो वो देश प्रेम की भावना का जन्म तो हो गया था, लेकिन उसके कवियों में लगभग थोड़ी सी राजभक्ति भी थी, है ना। अंग्रेजों गलत कर रहे हैं ये तो भाव था, लेकिन वो यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, भारत छोड़कर उनका विरोध करना, ये सब चीजें उस समय नहीं आई लोगों की सोच में, आ भी नहीं सकती थी, एकदम से नहीं आ सकती थी, क्योंकि रीति काल में तो राजा महाराजाओं का दौर ही समाप्त हुआ था। अचानक एकदम से तो आने ही जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी आया वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ तृतीय उत्थान के अंतर्गत पूर्ण विकसित रूप में पहुंच गया। यानी जो हमारी खड़ी बोली की शुरुआत भारतेंदु काल में बच्चे के रूप में हुई थी, धीरे धीरे करती हुई अब वो बिल्कुल अपनी किशोरा बालपन को उसने देखा, बालपन से वो द्वितीय उत्थान के अंतर्गत कहाँ किशोरावस्था में पहुंची और तृतीय उत्थान के अंतर्गत वो पूर्ण रूप से वयस्क और समझदार नागरिक बन गई। देश का जैसे बच्चा बन जाता है वैसे वह भी पूर्ण विकास को पहुंच गई है। शासन के अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं के राजभक्ति का कविताओं में, है ना, कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्राय मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीति समझते हुए भी उस दुख दशा के उद्धार के लिए कवि लोग दया में भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। हमने देखा था ना केशव वाला एक पद, हमने का भारतेंदु का भी देखा था, कृष्ण वाला, है ना। कहीं कहीं उद्योग धंधों को न बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के विषय में शुक्ल जी ने बताया है हमें, ठीक है।
बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने को आता था। यानी केवल बातें करने से तो कुछ नहीं हो सकता ना, जब तक क्रिया उत्पादक, जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप कुछ उत्पादन ना हो, कुछ रिजल्ट सामने नहीं आए। जैसे होता है ना, शिक्षक हिंदी दिवस पे पूरा एक सप्ताह मनाया जाता है, हिंदी के खूब सारे सेमिनार होते हैं, ये वो, और हिंदी को ये होना चाहिए, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, उसका कोई क्रियोत्पादक प्रभाव तो देखने में नहीं आता। तो यही शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का, आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे, है ना, केवल मांग ही हो रही थी, पर क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं हो रहा था द्वितीय उत्थान के अंतर्गत। किंतु ध्यान दीजिएगा, तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदाय को भी साथ लेकर चले, इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये शोभ जिससे अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदाय को भी साथ लेकर चले, यानी गांधीवादी युग आ गया है। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए। जैसा कि आप जानते हैं ना, अन्य देशों में जो क्रांतियां हुई उनसे भी अब जब साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ, पत्र पत्रिकाओं का हुआ, अखबार छापे जाने लगे, तो फिर मेल जोल हुआ, है ना, वैश्वीकरण हुआ, तो उस सब के अंतर्गत विदेशों में क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी हुई, जिससे ये शोभ एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा और उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। ये तत्कालीन परिस्थितियां हैं। अतः एक और तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया, रूस की क्रांति। ठीक है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शुक्ल जी आगे क्या कह रहे हैं, ये शुक्ल जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, ये बीच में राजनीतिक बात है। ये जो परिस्थितियां हैं, शुरू में ही कह रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जैसा उस समय समाज था, समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, जो उस समय की मांग थी, उसी के अनुसार तो हमारा साहित्य होगा। हम जो ये इतनी सारी देशभक्ति की अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं ना, फेंक देना फूल मुझे माली, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी के मुझे उस फिर फेंक देना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। ये जोश कहाँ से आया, कहाँ से आ गया ये? तो उस समय देश की क्या स्थिति थी, विदेशों में क्या चल रहा था, वो सब कुछ हमें बताकर शुक्ल जी ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके का जब वातावरण था तो फिर निकल के कैसी कविताएं आएंगी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविताएं आएंगी ना सामने निकल के। क्या होगा इस सब के बाद, क्या होगा, प्रगति और प्रयोग का समय चलेगा। वही है, देखते हैं फिर नई कविता आएगी। अब संसार के प्राय सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों
तक तो अवश्य ही पहुंच जाती हैं। पहले जैसा मैंने कहा पत्र पत्रिकाओं का जमाना था, तो उसके माध्यम से कहाँ पहुंचती थी? केवल शिक्षित वर्ग तक। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, तुरंत अमेरिका में क्या हुआ और हमें यहाँ पता चल जाता है, पर उस समय ऐसा संभव नहीं था। तो इसीलिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है शिक्षित वर्गों तक। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। अब ऐसा ही कुछ आपने गोदान उपन्यास पढ़ते समय देखा होगा, देखा ना आपने, खन्ना की मिल में जो है गोबर जो काम करता है, तो वहाँ एक मजदूर हड़ताल होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब लोग जानने लगे हैं, शिक्षित वर्ग जानने लगा है कि अन्य, जब 1936 की रचना है गोदान की, तो उस समय अन्य देशों में जो हो रहा था उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए, है ना। तोड़ लेना माली मुझे फेंक देना उस राह पर जहाँ देश के ना वीर जाते हों या सैनिक जाते हों। दिनकर की कविताएं, दिनकर तो गजब लिखते हैं, यानी है ना, इनकी रश्मि रथी है ना, उसको जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अवश्य आपको पढ़ाऊंगी जब भी संभव हो पाया। सिलेबस में है रश्मि रथी, तो पढ़ानी तो है, नेट के सिलेबस में है। और कभी कभी सोचती हूँ क्या करूँ, कैसे एक चैनल इस पर नोट्स भी आपको पढ़ा दूँ, पुराने पेपर भी करवाने हैं। अभी यूपी पीजीटी वाले बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि मैम प्लीज़ पीजीटी का वो क्या क्या करवाऊँ। उधर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर्स वालों की आ रही है ना। और अपनी कुछ जो है अपनी अंतरदशा ये है कि पुस्तकें और रचनाएं पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है, वो भी करना है। कभी कभी तो क्या सोचती हूँ कि एक चैनल ही ऐसा बना लूँ जहाँ पे डेली मैं आपको कोई ना कोई पुस्तक पढ़ के सुनाऊँ और एक चैनल पढ़ाई के लिए बना लूँ। फिर सोचती हूँ कि यार एक, चलिए छोड़ी छोड़ी बातें नहीं करेंगे, जल्दी से पुस्तक को पूरा करेंगे फिर करेंगे। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई है। यहाँ भी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया, जो कुछ हो, इन आंदोलन का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। तो शुक्ल जी जो कह रहे हैं उसको आप गोदान के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जो किसानों की हालत है ना, उनसे तो उन मजदूरों की हालत बहुत अच्छी है जो मिल में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हड़ताल कर रहे हैं देखा देखी। मतलब वो लोग तो नहीं करते, पर बड़े बड़े नेता या जो उस समय का, जैसे इन लोगों के भी जो लीडर लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, तो वो लोग उनका मतलब जैसे मेहता वहता है उसके उसमें आकर ही तो गोबर हड़ताल करता है ना। तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वो तो इसलिए हो रहे हैं बाहर तो क्योंकि वो तो विकसित हो चुके हैं, हम तो अभी विकासशील हैं, अभी तो शुरुआत ही है, तब तो विकासशील भी नहीं थी अर्थव्यवस्था। तो वो सारी चीज़ें हैं। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है। वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है, कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। यानी केवल अनुकृत है, केवल दूसरों को देखकर है, ये परिस्थितियों का पर्यालोचन है। पर्यालोचन परिस्थितियों को देखने के बाद, यानी स्वयं स्वतंत्र रूप से परिस्थितियों को देखने के बाद उत्पन्न हुई है, अथवा दूसरों को अनुकरण पर ये परिवर्तन की इच्छा उत्पन्न हुई है, ये नहीं कहा जा सकता। केवल इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। यानी इस समय जितनी तेजी से परिवर्तन घटित हो रहे हैं, ऐसी कविता नहीं हो पाएगी जो दीर्घायु यानी जो कालजयी हो। ठीक है, ऐसी कविता इस समय नहीं हो सकती जहाँ जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं और चारों तरफ से हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रिश्तों को लेके, मतलब सब कुछ चारों तरफ संस्कृति की वो है। तो प्रगतिवादी युग की कविता की विशेषता बात कर रहे हैं, जो पढ़ने पर उत्तेजना तो पैदा करती है, लेकिन कालजयी कृतियाँ कम लिखी गई हैं। थोड़ा सा उसके बाद जो समय आ रहा है उसका जब कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कृतियाँ आज भी पढ़ी जाती हैं उल्लास के साथ। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि यह तो काल के प्रभाव की बात हो गई, समय के प्रभाव की बात हो गई।
थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या संतोष के कारण भी परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई। यानी अब ये जो टोटल ऊपर हमने जो कुछ पढ़ लिया ये तो था बाह्य रूप, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए, राजनीतिक। पर अब साहित्य में जो परिवर्तन हुआ उसका कारण केवल बाहरी ये जो उठक-पटक है ये भी थी, या फिर पुरानी जो एक शैली से लगी हुई काव्य परंपरा थी उससे अतृप्ति तो होने नहीं लग गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे हम बिल्कुल मतलब मन भर गया था कि यार बहुत हो गया इस तरीके का साहित्य। भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतीय हिंदू मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक और उसमें भाषा की सफाई आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत, रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ उसके पीछे छायावाद कहलाया। तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है, जिसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को साथ लेकर चलने का ध्यान नहीं रहा। तृतीय उत्थान में क्या आएगा, अब छायावाद आएगा, है ना। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातें कम ही दिखाई पड़ती हैं। कल्पना का रंग भी बहुत फीका रहता था, हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रिजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बांग्ला या अंग्रेजी की कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पदलालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की विवृति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातों को देखने की आकांक्षा बढ़ती ही गई। अब खड़ी बोली में कविता तो हो रही है पर अधिकतर इतिवृत्तात्मक और गद्यात्मक रूप में ही हो रही है। अब कमी क्या क्या है वो देखिए, ना तो उसमें पद लालित्य, ना कल्पना की उड़ान है, भाव की वेगवती व्यंजना भी नहीं है, वेदना की विवृति भी नहीं है, शब्द प्रयोग की विचित्रता भी नहीं है। इसीलिए इन बातों को काव्य में देखने की आकांक्षा भी लोगों में बढ़ती गई। सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य किसी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बांग्ला की कविताओं से प्रभावित थे वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र्य, व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बांग्ला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में सन 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अनुवाद भी जैसे जीतन वर्ड्सवर्थ का कोलिल निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से पहले ही कई कवि खड़ी बोली की काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिसमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, बद्रीनाथ भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविता, प्रगीत, मुक्तक, लिरिक्स बांग्ला में निकल रहे थे उनका प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में नए ढंग की रचनाएं संवत 1970 से 71 से ही निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। अब ये देखिए जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया था कि प्रकृति के बाह्य रूप तक ही उसका प्रभाव रहा, तो ऐसी कविता द्वितीय उत्थान में लिखी गई। अब देखिए द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान की उस सीमा रेखा पर भी कुछ कवि रहते हैं। जैसे शुरू से मैं आपको कहती आई हूँ कि एक दिन में नहीं बदलता, जो धारा चलती है उसके अनुसार भी कवि। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कविताएं, साकेत वगैरह हमने द्वितीय उत्थान के अंतर्गत भी पढ़ा है, और इन्होंने कुछ रचनाएं ऐसी भी की हैं जो तृतीय उत्थान की ओर अर्थात छायावाद की विशेषताओं को लिए हुए हैं। अब उनको हम यहाँ देखेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम द्वितीय उत्थान के अंतर्गत तो इनको पढ़ा था फिर तृतीय उत्थान में भी ये आ गए, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इनका जीवन काल लंबा रहा है, तो इन्होंने दोनों उत्थानों के समय को देखा है और बदलते हुए परिवेश की मांग के अनुसार अपना साहित्य और कविता भी की है। गुप्त जी का नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत इत्यादि कविता ध्यान देने योग्य है। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां देखिए। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, संसार विटप से खिला हुआ, झड़पड़ा अचानक झूल झूल। अब ये हो गया इनका पुष्पांजलि से। अब स्वयं आगत से देखिए, तेरे सबके
तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए, इनके छायावाद के अंतर्गत इनकी ये कविताएं आती हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसी प्रकार गुप्त जी का और भी बहुत ही गीतात्मक रचनाएं, यानी गीतात्मक, अब एक राग लय की कविताएं होने लगी। छायावाद में तो बहुत सुंदर सुंदर गीत है ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो ना, विश्वास रजत नग नभ पग तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समरस में। बहुत ही प्रेरणादायक पंक्तियां लगती हैं। कामायनी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां आप सभी जानते होंगे, उसको भी पढ़ेंगे। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चौंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। कितने प्यारे भाव हैं। प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक में आया, दीप्ति बड़ी दीपों की सहसा मैंने भी सांस कहा, सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निरुद्देश्य नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। ठीक है, तो ये गीतात्मकता इसमें अब धीरे धीरे होने लगेगी। मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक। चलिए, गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या बांध में न बंध कर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं ना, मतलब ये समकालीन शुक्ल के चले आ रहे हैं, उस समय तक ये वर्तमान थे। पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति पर ही चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुकुटधर पांडे ने, अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जरूरी है तो मैं बता दूं, मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा था, तो ना उस लेख में सर्वप्रथम इन्होंने ये जो तृतीय उत्थान की जो नई कविता है, इसके लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो छायावाद शब्द के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। छायावाद के प्रवर्तक तो प्रसाद है कौन नहीं है वो एक बात की बात है, लेकिन छायावाद शब्द है ना, ये जो वर्ड है, इसको सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने प्रयुक्त किया इस काल की कविता के लिए। हाँ, इनका देखते हैं 1917 में इनकी जो रचनाएं आंसू, उद्गार इत्यादि हैं, देखते हैं। हुआ प्रकाश तमो में मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, दंपति के मधुमेह विलाप में, शिशु के स्वप्न उत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के सुचि सुबास में था तब क्रीड़ा स्थान। मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों के पानी में तर जा, मेरे उर का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, बना आज तो मुझे दीवाना तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों में पानी में तर जा, आंखों के पानी में तर जा। ठीक है, अब 1910 में ये कैसा लिख रहे हैं, देखिए ये सन है ना, अब संवत नहीं है, सन दिखा 1910, स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पूर्व है ना। देखिए प्रगतिवाद की जो रचना है वो 36 में जाके आएगी, है ना। तो अभी मैंने आपको शायद कुछ नहीं बताया था, मजदूरों के आंदोलन के बारे में बताया था, वो ठीक है, लेकिन अभी हम प्रगतिवाद से बहुत पीछे की कविता पढ़ रहे हैं। प्रगतिवाद का समय आएगा 1936, प्रेमचंद के गोदान वाला समय आप देख लीजिए ना। प्रगतिवाद का स्वरूप कैसा था उसको अगर आपको जानना है, उन परिस्थितियों को, तो गोदान उसके लिए बिल्कुल सटीक है ना। वहाँ विधवा विवाह भी हो रहा है, वहाँ प्रेम विवाह भी हो रहा है, वहाँ विवाहेतर संबंध भी, सब कुछ है गोदान में, है ना। तो वो देख लीजिए, उसके बाद प्रयोगवाद आएगा। लेकिन ये जो रचना हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं 1910 की। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है ताकि अर्थ का अनर्थ न हो जाए। आगे मुकुटधर पांडे कहते हैं, जब संध्या को हट जाएगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान। शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक, बैठ तुम्हारा करूं मैं वहां नीरव अभिषेक, है ना, बिल्कुल एकांत शांति में। पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी ने सन 1913 के पहले से भी भाव व्यंजक और अनोखे गीत रचते आ रहे थे। ये दो पंक्तियां देखिए, दे रहा दीपक जल कर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा पता का अंधकार ही शूल। तो ये भी अलग तरीके की रचना, अलग तरीके की ये जो रचना आएगी धीरे धीरे, ये छायावाद ही का ही एक रूप है। श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के इस ढंग के कुछ गीत सन 1915-16 के आसपास के मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार
चाहते थे। इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ये प्रकृति के साधारण, असाधारण और सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य के एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम की भावना की ओर बढ़ रहे थे। यानी व्यक्ति से समष्टि की ओर, व्यक्ति से समाज की ओर ये बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। रहस्यात्मक कुछ नहीं होता, यहाँ रहस्यात्मक कर लीजिएगा, ये गलत प्रिंट हो रहा है। अतः हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। नई धारा मतलब इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी। बहुत से लोगों ने ऐसा लिखा है, उसका शुक्ल जी यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा। अगर उस तरीके की आप आलोचना या कुछ पुस्तकें लिखेंगे, समीक्षात्मक कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे छायावाद को लेके, तो वहाँ यही शब्द मिलेंगे। कैसे शब्द मिलेंगे कि इन कवियों के, छायावादी के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलन होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की झटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी, अर्थात छुपी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। अभी किसी ना किसी विशिष्ट लेखक के है, अब नाम तो शुक्ल जी ने नहीं लिखा, लेकिन मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। न कोई आंधी थी, अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, ना कोई आंधी थी, न तूफान था, ना कोई नई कसक थी, ना वेदना, ना प्राप्ति युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, ना उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान ही ना दिया गया रहा होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, अब आपको पूरा जो इतना सब कुछ पढ़ाया है आज की कक्षा में, उसका सार देखिए, दोबारा से हम पढ़ेंगे। क्या निष्कर्ष निकाला है शुक्ल जी ने? शुक्ल जी कह रहे हैं तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य क्या था? केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर पूर्व के कवियों द्वारा उसका विकास हो रहा था। ठीक है। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मक रहस्यवाद लेकर चली थी, परंतु ईसाई संतों के छायावाद, फैंटास्माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र के प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, सिंबलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बना हुआ रास्ता नहीं था, इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों की पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बांग्ला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि छायावाद हिंदी में कोई नया वाद आ गया, बांग्ला से ये यहाँ आ गया, उसका भी उन्होंने पूरा बताया। दूसरी बात, बहुत सारे जो काव्य लिखे गए छायावाद को लेकर, उनकी उक्तियों को यूं की त्यों, जैसे अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में हो गया, बांग्ला का अनुवाद हिंदी में करके यूं की त्यों रख दिया गया है ना, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई नया वाद आया, बल्कि एक नया नाम चलने से बहुत सारे कवि उसी तरीके की रचना करने की ओर प्रवृत्त हुए। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। अब इन सारी चीजों को आप छायावाद की विशेषता के रूप में भी देख सकते हैं ना। इनमें से चार आपसे पूछ ली जाए, जैसे द्विवेदी युग की विशेषता पूछिए, वैसे ही छायावाद की विशेषता पूछ ली जाए तो ये आप लिख दीजिएगा शुक्ल के अनुसार। रहस्यात्मकता है इस कविता में, अभिव्यंजना की लाक्षणिक वैचित्र्य है, वस्तु विन्यास की विशृंखलता है, चित्रमयी भाषा है, भाषा को जब आप पढ़ेंगे है ना, संध्या सुंदरी धीरे धीरे, तो आपके सामने चित्र उपस्थित हो जाएगा, मधुमयी कल्पना है, इसी को साध्य मानकर चले।
शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न गई, केवल बाहरी मतलब अर्थ की ओर दृष्टि नहीं गई, विवाह पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रहकर रह गया। इस प्रकार प्रसारोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंध गई। ये सब वही चीजें जो मैंने अभी पूर्व में इसी कक्षा में आपको बता दी हैं कि केवल बाह्य रूप में वो पहुंच गई, अंतर तक या भीतर तक नहीं पहुंच पाई। हृदय तंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पावाना, आंख मिचोली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के प्रचुर प्रसार सामान भी पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वही बंदी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन कुछ विशृंखला के साथ प्राय सब कविताओं में मिलने लगा। अब ये इन शब्दों को ध्यान देंगे ना आप, तो ये जो सारे शब्द हैं ये छायावाद के चारों कवियों की विशेषता है ना। जैसे कि महादेवी वर्मा के ना प्रियतम का दबे पावाना, मद में झूमना है, विभोर होना है, बाद में हालावाद आया, शराब, प्याला, साकी, छायावाद के बाद हालावाद भी तो चला है। हृदय तंत्री की झंकार यानी चारों कवियों को विशेष, चार कवियों में कौन कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये सब की कविताओं में को अगर आप जानते हैं, पढ़ा है, तो ये शब्द आपको उससे प्रेरित या उसी का लगेगा। जैसा कि मैंने कहा कहीं कहीं शुक्ल जी ने नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए भी सीधे सीधे बहुत कुछ कह दिया है। अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में, क्या हो गया बेटू, क्या हो गया, चुप, क्या हो गया भाई, कैसे रोगी बाबू, क्या हो गया बेटू, चुप, क्या बात हो गई? बयान लगाया मैंने। बयान लगाया आपके, कहाँ लगा दिया? पैर पे ईंट गिर गई क्या? बेटू चल यहाँ सो जाओ, मम्मी पास सो, मैं अपना काम कर लो। हाथ नहीं लगाओ आप, ये स्टैंड गिर जाएगा फिर कैसे हिसाब बैठ पाएगा। यार रखो आप, नमस्ते बोल दो आप सबको। हाँ, अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्य धारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। हाँ तो पापा पास जाओ ना, पापा को बताया, पापा भैया ने हमारे चोट लगा दी, जाओ। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? शुक्ल जी एक और बात थोड़ा सा आगे बढ़कर कहते हैं कि हमारे यहाँ अज्ञेय और अव्यक्त के प्रति कभी इस तरीके का प्रेम वाली काम वासना वाला प्रेम कभी नहीं रहा है ना। काम वासना शब्दों पे दीजिए, ठीक है, अज्ञेय और अव्यक्त तो वो ईश्वर भी है, उसके प्रति प्रेम तो भाई क्या बात है, ये क्यों ठक ठक लग रहे हो ध्रुव? जैसे कि निर्गुण के अंतर्गत, जैसे अब आप फिर क्या है कि कंफ्यूज ना हो इसलिए चीजों को क्लियर कर दे रही हो। अब आप कहोगे कि नहीं मैडम आप तो गलत बात कह रहे हो, ईश्वर तो अव्यक्त है, अज्ञेय है, उसके प्रति प्रेम तो हमारे यहाँ दर्शाया है निर्गुण के अंतर्गत, है ना। हमारे यहाँ यह भी था वह भी था। ये लोग क्या कहते हैं कि निर्गुण धारा के अंतर्गत हमने अव्यक्त ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त किया, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो प्रेम का रूप दूसरा था, उसमें कहीं भी काम वासना नहीं थी। काम वासना का सीधा सीधा तात्पर्य शारीरिक संबंधों की वहां पर कल्पना कभी थी ही नहीं। ईश्वर के साथ शारीरिक संबंधों की, उस अव्यक्त परम सत्ता के साथ क्या इस तरीके के संबंधों की कल्पना हमारे साहित्य में कहीं है? आदिकाल हमने पढ़ा, भक्ति काल हमने पढ़ा, रीति काल हमने पढ़ा, क्या कोई कविता ऐसी है? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग बहुत कुछ थोड़ा जानकारी ये कह देते थे कि मतलब छायावाद में तो कुछ भी नया नहीं है, हमारे यहाँ तो ये पहले से ही हो रहा था, यह भी था वह भी था। ऐसा नहीं है। उन प्रवृत्ति वालों को शुक्ल जी की यह बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी वाली? कि अज्ञेय और अव्यक्त रखकर ही काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यजना भारतीय काव्य धारा में कभी चली ही नहीं। इस बात का वो लोग विरोध करते हैं। अब शुक्ल जी के इस बात का, या शुक्ल जी की नहीं बल्कि जिन विद्वानों का ये मानना है जो मैंने आपको अभी समझाया, अब इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं।
उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंधों वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्र दल कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने से पहले उन्हें समझना चाहिए, कोई नहीं जाएगा घर से बाहर, घर से बाहर नहीं जाओगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मुझे मेरा ये कंप्लीट कर लेने दो। जरूरी नहीं है कि तुम लोग डेली मेरी ये खराब करवा दो। तो मैं आपको क्या समझा रही थी, अब क्या समझा रही थी, क्या मैं तो खुद ही भूल गई कि मैं क्या बोल रही थी। क्या, हाँ, बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने से पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बातें ऊपर कही गई हैं उसका तात्पर्य क्या है। ये कौन कहता है कि मत मतांतरों के साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है। अब देखिए जो चीज मैं कह रही हूँ, अब ये लोग क्या करते हैं, जब ये चीज इन्होंने विद्वानों ने कही, कुछ विद्वान तो उनका विरोध करने के लिए क्या कह रहे थे, ये हमारे उपनिषद वगैरह में जो दी हुई चीजें हैं उनका उदाहरण देने लग गए कि उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये कौन कहता है कि ये सब नहीं था ये सब था, लेकिन ये सब साधनात्मक है, साधनाओं की प्रवृत्तियां हैं, प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, रंग महल बड़े कठिन शब्दों का और कर्रे शब्दों में, कड़े शब्दों में शुक्ल जी ने ऐसे लोगों की निंदा की है। उन्होंने कहा ठीक है, हम मानते हैं रहस्यवाद, स्त्री पुरुष संबंधों की तो हम आदिकाल में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत विस्तार से मैं आपको समझा चुकी हूँ। वीडियो नंबर 1, 2, 3 में शायद आपको वो मिल जाएगा, महामुद्रा और योगिनी वाला, वो सब कुछ समझा चुकी हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि है, हमने कब कहा कि रहस्य मार्ग नहीं है, हमने कब कहा कि स्त्री संबंधों के वो नहीं, लेकिन वो सब साधना के रूप हैं, साधनात्मक है। काव्य के क्षेत्र में वो कभी नहीं आया, काव्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ, साहित्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ, वो उन लोगों की साधना की पद्धतियां थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के चले हुए मार्ग नहीं है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में कभी प्रवृत्त नहीं हुआ। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं, वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। अब ये जो चीज है ना, इस पे कल मैं विस्तृत चर्चा करूंगी, लेकिन इतना मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि पहले भी आपको कहा है कि जैनों की जो वाणियां हैं सिद्ध साहित्य है, और जो कुछ भी इधर उधर का साहित्य, उसको शुक्ल जी हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते। और कारण उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिंदी साहित्य में अगर आप उस सबको स्थान दोगे ना, तो फिर मूल भाव आपसे छूट जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, फिर आप उपनिषद और वहाँ तक जाकर के चीज़ों को निकालोगे और साहित्य से जोड़ने का प्रयास करोगे, तो कभी इतना अच्छा साहित्य शुक्ल जी ग्रंथ लिख ही नहीं पाते अगर वो इस तरीके का प्राथक्य या अलग करने में समर्थ नहीं होते। उनकी बुद्धि का विस्तार देखिए कि उन्होंने उपनिषद वगैरह और ये जब चीज़ें हैं, वेद हैं, इन सबको हिंदी साहित्य के ग्रंथ नहीं है, ये समझना पड़ेगा। इन सबको धार्मिक साहित्य कहकर साहित्य की कोटि से बाहर रखा है। इस बात का कई विद्वान लोग विरोध करते हैं, करते आए, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम हिंदी की परीक्षा देंगे, हिंदी की वो करेंगे, तो इन ग्रंथों का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हिंदू होने के नाते या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, अन्य भाषा मतलब संस्कृत वगैरह का ज्ञान करने के लिए हमें ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए, है ना, पढ़ने चाहिए डेफिनेटली, निश्चित तौर पर हमें इन सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो इन ग्रंथों को बैठ के पढ़ना उसमें ज़रूरी नहीं है। रामचरितमानस हम पढ़ेंगे क्योंकि वो अवधी भाषा में है, और धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन वेद उपनिषदों का पाठ कहीं भी अनिवार्य नहीं है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथ कहकर शुक्ल जी ने इनको हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका वर्णन नहीं किया और इनको अलग रखा, और बहुत अच्छा किया। इनका बार बार आभारी होना चाहिए हमें शुक्ल जी का कि इन्हें अलग रख दिया। बाकी इन विद्वानों की मानते ना तो ऐसी खिचड़ी पकती जिसे हमारा दिमाग कभी समझ नहीं पाता, और आगे के जो समाज है वो उलझ कर रह जाता है इन तमाम चीज़ों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस सब के लिए शुक्ल जी को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को समाप्त करती हूँ। बच्चों का क्या है कि अब समय हो गया रोने धोने का, तो चालू हो गए हैं, और वैसे भी थोड़ा सा कठिन रहा आज का वीडियो, है ना, थोड़ी सी कठिन कक्षा रही आपकी, और ठीक है।
तो इसको कल की कक्षा में पढ़ेंगे बाकी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए। वैसे मैं कहना नहीं चाहती पर कहना पड़ता है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। लाइक कीजिए, वीडियोस को अधिक से अधिक मित्रों को अपने साथ जोड़िए चैनल से। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने चाहते हैं तो कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ मित्र से मैसेज करिए, कुछ ऐसे मुझे बताइए कि चलिए इतने विद्यार्थी हम हैं तो फिर स्पेशली रूप से फिर उसी के लिए कक्षाएं हम चलाएं, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी उनकी तैयारी पहले करवा दी जाएगी। बाकी नेट जेआरएफ की तो पूरी की पूरी तैयारी आपको चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। मिलती हूँ कल नई कक्षा के तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।